पार्टी, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। सॉरी गाइस, रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा क्लास 10 के रेगुलर, क्योंकि क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हैं वो अपना क्या है, माथा खा जाते हैं कि सर वीडियो डालो वीडियो डालो वीडियो डालो, और उनके क्या होते हैं वीडियोस की लेंथ, टॉपिक, डेप्थ में, और अपना केमिस्ट्री हलवा है। तो प्यारे बच्चों देखो, अपन 2 केमिस्ट्री के चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं, हम 3rd चैप्टर पर हैं, और इसके बाद में 4th और 5th चैप्टर है ना, अपना आधा केमिस्ट्री हो गया है। आधा केमिस्ट्री जल्दी हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, अगस्त। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं सितंबर एंड तक केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, पूरी केमिस्ट्री। यानी आप क्लास 10 की केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी भी मैं आपकी 1-2 महीने में कंप्लीट करा दूंगा। बायोलॉजी इतनी शायद बड़ी नहीं है, सिंपल सोबर है, जल्दी हो जाएगी। तो आपका कोर्स फिजिक्स छोड़कर, क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं लेता, केमिस्ट्री बायोलॉजी में अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और आपको नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट करवा दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया, चैनल सब्सक्राइब करके रखा, तो गाइस चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो। कारण क्योंकि अभी तो क्लास 10 थे, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आप देख रहे हो ग्रेविटी सर्कल हर साल अपडेट हो रहा है। हम लोगों ने इस साल वापस से 11th और 12th के बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं। तो जब आप क्लास 11th में नेक्स्ट साल आओगे तो आप लोगों के लिए और डिटेल्ड और हाई क्वालिटी के, और शायद अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग डिटेल्ड वीडियोस तो पढ़ेंगे ही, शायद डिजिटल बोर्ड पर पढ़ें या शायद लाइव पढ़े, तो और इंटरेक्शन बढ़ेगा और मजा आएगा। तो ग्रेविटी सर्कल चैनल पर रहना है और केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम का चैप्टर पढ़ चुके थे, और गाइस आज के वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गाइस बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है आज के वीडियो में हम इसे पूरा कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि आप लोग खुद अभी फील करोगे कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि एक मेटल किस प्रकार से अलग अलग रिएक्शन करता है। तो गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जहां जहां बीच में लगेगा हम लोग नॉन मेटल्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग मेटल्स की पढ़ेंगे, दैट इज इट्स रिएक्टिविटी विथ एयर। यानी क्या हमारा मेटल एयर के साथ रिएक्ट कर सकता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ एयर। सर एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती है, तो क्या हम हर गैस के साथ रिएक्शन देखेंगे? नहीं, हम लोग यहां पर सिर्फ रिएक्शन देखेंगे ओनली विथ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो ऑलमोस्ट हर मेटल, नॉन मेटल सबके साथ रिएक्शन कर जाता है। ऑक्सीजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो लगभग हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हम लोग यहां पर ऑक्सीजन ही देखेंगे। तो सबसे पहले सारे मेरे प्यारे बच्चे अपने अपने नोटबुक्स में स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ एयर, या वी कैन से ऑक्सीजन, सो मेटल्स व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब कभी भी आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों, इट गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। क्या देता है? इट गिव्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, कॉमन प्रोडक्ट मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर बेसिक इन नेचर। हम लोग पिछले वीडियो में एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ चुके हैं, और अभी तक हम लोग इस बेसिक नाम की टर्म के साथ फेमिलियर हो गए हैं। क्या होते हैं बेसिस? जो पीएच पेपर को ब्लू में बदल दे, जो लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे। बेसिक यानी जिनका पीएच 7 से 14 के बीच में हो। बेस जिनका सोपी टच हो, साबुन जैसा टच हो। बेस जिनको अगर आप चखोगे तो आपको कड़वे लगेंगे। तो ये सब क्या है? कड़वी लगेगी तुझे, सच है ये बात, तुझे घर होना चाहिए ग्रेविटी सर्कल के साथ। तो क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड्स देंगे। सर समझ में आ गया, लेकिन कुछ कारण तो होगा। हमको तो बुक में कारण नहीं मिल रहा एनसीईआरटी में। हाँ बुक में कारण नहीं है, लेकिन अपुन है ना, अपुन तुमको बताएगा क्या कारण है। देखो, कारण समझने से पहले
हम केमिकल रिएक्शंस करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जनरल केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। आपका मेटल जो कि अभी सॉलिड फॉर्म में है, जब ये ऑक्सीजन जो कि आपकी गैस है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको क्या बनाकर देगा, मेटल ऑक्साइड, जो कि यूजुअली सॉलिड होता है। चलिए कुछ केमिकल रिएक्शंस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कॉपर है और अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। देखो मैंने रिएक्शन बैलेंस भी कर ली है ना। अगर आपके पास में यहां पर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al2O3। चलिए जल्दी से इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ कि क्या मेरे प्यारे बच्चे इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। सर चैप्टर नंबर 1 में बैलेंसिंग सीखी है हमने, मेरे को तो रटी हुई है, मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन आप कर पा रहे हो। चलिए क्या करा होगा, यहां लगाया होगा 2, यहां लगाया होगा 3, यहां लगाया होगा 4। ये सब क्या बन रहे हैं, आपके मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को। और रिएक्शन देखते हैं। Na को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, Na2O, 2 मोल्स, यहां पर लगाना पड़ेगा 4 मोल्स, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो गाइस ये 2-3 रिएक्शन आप याद कर लो, इन्हें बोला जाता है मेटल ऑक्साइड्स। कोई दिक्कत इसके अंदर। और इन सभी का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दैट व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो गाइस एक बात समझो, एक केमिस्ट्री में इन सब चीजों को कैसे पता किया गया होगा, केमिकल रिएक्शन से। केमिस्ट्री में हर चीज केमिकल रिएक्शन से ही सॉल्व होती है। मतलब अगर आप कोशिश करो कि किसी और तरीके से सॉल्व कर लो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, इन्हें वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया और जब इन्हें एक यहां पर प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट कैसा मिलना चाहिए, बेस। यानी जब मेटल ऑक्साइड किसी वाटर के साथ रिएक्ट करे और एक बेस बनाए, मतलब ये मेटल ऑक्साइड का नेचर भी कैसा होगा, बेसिक। कैसे, चलिए एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास में Na2O है और अगर मैं Na2O को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो मुझे यहां पर मिलना चाहिए NaOH। यहां पर 2 मोल्स ले लेंगे तो हमारे पास में यहां पर NaOH हो गया। अब हम लोग सब जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब आपने क्या करा, मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो आपको क्या मिला, बेस। मतलब नो डाउट ये मेटल ऑक्साइड भी कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ये इस बात का प्रूफ है। यानी अगर आपका मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाता है, मतलब वह मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का। तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिला कि क्यों मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर दे गिव अ बेसिक सब्सटेंस। ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक नया बेसिक सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, एक नया बेसिक सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या यह बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी, अच्छे तरीके से क्लियर है। जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 1 2 3 कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरा प्यारा दोस्तों, क्या मेरी आवाज पहचानी के नहीं, शाबाश। चलिए तो इसका अपन यहां पर डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। बिकॉज वाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज व्हेन अ मेटल ऑक्साइड, एमओ मतलब क्या, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, व्हेन मेटल ऑक्साइड reacts with water, it gives a basic substance, hence metal oxides are also considered as basic compounds। इन्हें भी क्या बोला जाता है, बेसिक कंपाउंड्स बोला जाता है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको रब करके। फिर हम लोग आगे चलते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब गाइस
क्योंकि बात चली है बेस की, तो एक वर्ड मुझे आपको और सिखाना चाहिए। कायदे से मुझे आप लोगों के साथ में एक वर्ड और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना होगा, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज एल्कली। क्या कली? एल्कली। किधर चली? वाह वाह, एल्कली कहां चली? ओ एल्कली। नाउ गाइस, व्हाट इज एल्कली? तो प्यारे बच्चों, एल्कलीज का मतलब ध्यान से समझना। एल्कलीज वो बेसिक सब्सटेंसेस होते, तो व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज आर द बेसिक सब्सटेंसेस, यानी एल्कली वो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब जो बेसिक सब्सटेंसेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें और सिर्फ उन्हें एल्कली बोला जाता है। इसका मतलब क्या सारे बेसिक सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते? तो जवाब है हां। तो सारे बच्चे स्टार बनाकर एक और पॉइंट लिखेंगे, दैट नॉट ऑल बेसिस आर वाटर सॉल्यूबल। इस बात का सारे मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जितने भी बेसेस होते हैं इस दुनिया में, जितने भी बेसेस हैं, मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ाया भी है कि बेसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ बेसेस जिनके पास में OH होता है, कुछ बेसेस जो H+ खींच लेते हैं, और बेसेस जिनका pH 7 से 14 के बीच में होता है, उन सबको बेस बोला जाता है। लेकिन इतने सारे बेसेस में से सिर्फ कुछ ही बेसेस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और उन वाटर सॉल्यूबल बेसेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है एल्कली। तो एक पॉइंट और याद रखेंगे, दैट ऑल एल्कलीज, यानी दुनिया में जितनी भी एल्कलीज हैं आर बेसिस। जितनी एल्कलीज है वो सब बेसिक नेचर की है, बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बेसिस वाटर सॉल्यूबल नहीं है। कुछ वाटर सॉल्यूबल एल्कलीज का हम लोग नाम यहां पर याद रखेंगे। सारे बच्चे नाम याद रखेंगे, NaOH, KOH एक्सेट्रा। ये दो नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यू गाइज हैव टू रिमेंबर दीज टू नेम्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े? ठीक है। सर बार बार मोबाइल में क्या देखते हो? तो हम लोग शूट करते हैं DSLR पर। हमारे पास में कैनन DSLR है। कहने को तो DSLR है, लेकिन ससुरा 10 मिनट बाद अपने आप ही रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। फिर हम भाग के जाते हैं, रिकॉर्डिंग फिर शुरू करत है। तो हम मोबाइल में देखा थे कि क्या 10 मिनट होगा थे, अगर होगा थे तो हम भगत थे, नहीं हुए तो हम पढ़ाते। हा चलो आगे बढ़ते। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि दैट एवरी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम लोग यहां पर एक बात ध्यान रख लेते हैं, स्टार बना के हम लोग फिर लिख लेते हैं, दैट एवरी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। लेकिन एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, दैट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, यहां पर अपन स्टार बना के लिखेंगे, दैट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर, एक नया वर्ड आ रहा है बेटा, एम्फोटेरिक, आर एम्फोटेरिक इन नेचर। सर ये एम्फोटेरिक क्या है? हमने बेसिक तो समझ लिया था, हमें एसिड भी पता है, बट हमें एम्फोटेरिक नहीं पता। तो बेटा एम्फोटेरिक इज नथिंग बट अ बिना पेंदे का लोटा। क्या बिना पेंदे का लोटा? एक ऐसा लोटा जिसके नीचे बिल्कुल एक कर्व है, तो कभी गुड़गुड़ 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 इधर चले जाता है, तो कभी गुड़गुड़ 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 इधर चले जाता है। तुमने वो गेम खेला है गेटिंग ओवर इट, जिसमें वो एक लड़का एक आदमी था, इसके हाथ में हथौड़ा रहता है और नीचे वो मटके में फंसा रहता है, मटका, समझ गए? वो ऐसा ड्रुट ड्रुट रहता है, वैसा ही ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सर इसमें मटका कहां से आ गया? इसका मतलब ये है कि कभी कभी तो इट बिहेव्स लाइक एसिड,
एंड कभी कभी इट बिहेव्स लाइक बेस, यानी वक्त आने पर ये एसिड बन जाता है, वक्त आने पर ये बेस बन जाता है। सर ये एसिड कब बनता होगा? जब ये रिएक्ट करता होगा बेस के साथ। यानी अगर आप इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, अगर आप इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी बेस के साथ कर दोगे तो ये एसिड बन जाएगा, और अगर आप इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कर दोगे तो ये बेस बन जाएगा। मतलब अगर इसके सामने एसिड आया तो ये बेस, बेस आया तो ये एसिड। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। सर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हमें बताइए। तो आप लोग यहां पर इन सभी के एग्जाम्पल्स नोट करेंगे, और एग्जाम्पल्स आप लोगों को मेमोराइज करके रखना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए कैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे। बेटा, जेन, अल्टो गाड़ी मांगे। क्या बोला मैंने? बेटा, जेन और अल्टो नाम की गाड़ी क्या कर रहा है? मांग रहा है। ठीक है। गीता सुनाए, गीता सुनाए प्रभु, गीता सुनाए प्रभु। अबे ये क्या पढ़ा रहे हो सर? देखो ना, बेटा से बनेगा बेरिलियम, जेन से बनेगा जिंक, अल्टो से बनेगा एल्यूमिनियम, गाड़ी से बनेगा गैलियम। मांगे से कुछ नहीं, हिंदी में लिखा है ना, इसलिए इससे कुछ नहीं बनाना है। फिर गीता, गीता बोले तो जर्मेनियम, सुनाए मतलब टिन, और प्रभु मतलब लेड। इन सारे एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूं आप लोगों के लिए, पहली बार है। पहला है बेरिलियम या बेराइलम, दूसरा जिंक, तीसरा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्यारे बच्चों, देन गैलियम, ये गैलिया है तुम्हारी तरह। अब गुस्सा आ जाएगा बच्चों का, हमको गैलिया मत बोल। दूसरा है जर्मेनियम यानी जीई, फिर एसएन मतलब टिन, और पीबी मतलब लेड। ये लाइन वाइज मैंने नाम लिख दिए। बेटा, जेन, अल्टो गाड़ी मांगे, और गीता सुनाए प्रभु। ठीक है। ये सारे मेटल्स, ये सारे एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जल्दी से इन सारे एलिमेंट्स का नाम लिख लो। ये आपकी एनसीईआरटी में कहीं पर नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास 11th के बच्चे रोज रोते हैं कि सर हमें नाम याद नहीं होते, क्योंकि क्लास 11th में और क्लास 12th में ही आता है, और बच्चे रोज रोते हैं हमको नहीं आता, हमको नहीं आता। अपन 10th में पढ़ लो, उनकी मजे लेंगे जाके। लिख लिया? पक्की बात? चलिए, क्या मैं इसको रब कर दूं? तो गाइस ये सारे एलिमेंट्स आपको कैसे बनाकर देंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। चलिए, तो एक एग्जाम्पल में यहां पर आपको लेकर बताता हूं। अच्छा, पहले बता देता हूं, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। फिर कौन था? जेन यानी जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन गैलियम का गैलियम ऑक्साइड, देन उसके बाद में तुम्हारे पास में से स्टेनस था, तो स्टेनस ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड बोल लो, पीबीओ बोल लो। ये सब तुम्हारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ऑल दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। हम लोग एल्यूमिनियम का एक एग्जाम्पल लेकर पढ़ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैं करवा देता हूं एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ, तो यहां पर क्या होगा? ये दो एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन के साथ मिलकर AlCl3 बनाकर बाहर भाग जाएंगे, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा? वाटर। कितने मोल्स? 3 मोल्स। तो ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया वाटर। और हम लोग सब पढ़ के आए कि अगर एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। मतलब ये चीज प्रूफ हो गई कि यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करा? एक एसिड की तरह बिहेव करा। ये हम लोग ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। उसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये बनाता है NaAlO2, नाल O2, और ये कितना बनाता है? इसके 2 मोल, जिसको बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट,
सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट आपको वाटर मिलेगा। रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि बैलेंस है कि नहीं। मुझे लगता है बैलेंस है, क्योंकि 3 और 2 5, हाँ ठीक है बैलेंस है। तो यहां पर ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये क्या है, ये वाटर है, NaOH क्या है, बेस है, आप बचपन से जानते हो, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, एसिड। तो यहां पर आप देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करा, तो इसका नेचर क्या हो गया, एम्फोटेरिक। ये कैसा हो गया, एम्फोटेरिक नेचर का हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि इसको रब करके आगे बढ़े। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुलगुलो बुलबुलो, आगे बढ़े। चलिए अब गाइस होता क्या है, हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड, कभी कभी बेसिक और कभी कभी एम्फोटेरिक। लेकिन क्या सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ में एक जैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो नहीं। तो यहां पर अब हम लोग यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस करेंगे, दैट नॉट एवरी मेटल shows same reactivity with oxygen। कैसे, चलो डिस्कस करते हैं। तो गाइज अगर मान लीजिए आपके पास में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो यहां पर एक काम करते हैं, अभी मैग्नीशियम छोड़ते हैं, अभी हम लोग यहां पर सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। आई होप आप लोगों को इसके सिंबल्स याद हो, है ना। तो गाइज अगर अपन बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन, यानी अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गए तो ये इतना खतरनाक रिएक्शन करेंगे, इतना जोरदार रिएक्शन करेंगे कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही आग पकड़ लेंगे, जलने लग जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इट रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, और फायर जैसे ही बनेगा आग लगेगी, और आग जब बुझ जाएगी तो जो आपको राख मिलेगी वो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की होगी। समझ गए, मतलब सोडियम, अगर प्योर सोडियम सीधा ऑक्सीजन O2 की कांटेक्ट में आता है तो ये आग पकड़ लेगा, और जब आग बुझ जाएगी तो जो राख मिलेगी वो राख आपका मेटल ऑक्साइड होगा। लेकिन ये रिएक्शन तो रिस्की है भाई, लेबोरेटरी में अगर तुम ऑक्सीजन में सोडियम रख दो जल जाएगा। अब एक बात बताओ, अपने तो चारों तरफ ऑक्सीजन है, मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं कि इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, भैया हमारे तो चारों तरफ ऑक्सीजन है। मतलब सोडियम और पोटेशियम इतने खतरनाक मेटल है कि इनको ओपन एयर में नहीं रखा जा सकता। देयरफॉर दीज मेटल्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ओपन एयर, इन्हें आप ओपन एयर में नहीं रख सकते। हेंस आर केप्ट इन कैरोसिन, इन्हें काय के अंदर रखा जाता है, इन्हें कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहां रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर। कैरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है, ACNE कैरोसिन, या कभी कभी डीजल, क्यों, क्योंकि बेटा कैरोसिन के अंदर जब ये डूब जाएगा तो कैरोसिन इसको कवर कर लेगा और ऊपर की एयर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना कैरोसिन भी एक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है, कैरोसिन इस मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इसलिए अगर तुमने सोडियम को सोचा कि पानी में डाल दो तो भी फूट जाएगा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि ये मेटल पानी के साथ और खतरनाक रिएक्शन करता है। तो हमको ऐसे लिक्विड के अंदर रखना है जो लिक्विड इन मेटल के साथ यानी सोडियम पोटेशियम के साथ बिल्कुल बातचीत ना करे। नहीं तो पता चला तुमने वाटर के अंदर रखा और वाटर के अंदर रखते ही क्या हो गया, फूट गया। तो बेटा ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेटल की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। अगर हम इन मेटल्स की बात करें, अगर हम लोग स्पेसिफिकली इन मेटल्स की बात करें, तो ये
ऑक्सीजन के साथ एक अजीब सी रिएक्टिविटी शो करते हैं। कैसे? जब आप इन मेटल्स को ओपन एयर में रखोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन कैसे? सिर्फ सरफेस के। मतलब समझ गए? जैसे मान लो मैं मैग्नीशियम हूं, तो अब मैग्नीशियम मेरी सरफेस पर भी है और अंदर भी है। ऐसा थोड़ी कि मेरी सिर्फ सरफेस है, मेरे अंदर भी तो है। जैसे मेरे अंदर हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, स्टमक है, ब्लड है, वो मेरे अंदर है। लेकिन अगर अपन बात करें मेटल की, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, तो ये अंदर से लेकर बाहर तक एक जैसे एटम से मिलकर बने। मतलब अगर मैं जिंक की, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम, 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 फिर मैग्नीशियम, ये एलिमेंट्स तो हमेशा ऐसे पाए जाते हैं दुनिया में। तो अब एक बात समझो, यहां पर ये वाले जो मैग्नीशियम है, ये देखो अंदर की तरफ आ गए, ये ढक गए चारों तरफ से। और ये वाले जो मैग्नीशियम है, जिनको मैं काले मार्कर से मार्क कर रहा हूं, आप देख पा रहे हो कि ये सरफेस पर आ गए, ये बाहर की तरफ आ गए। तो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सिर्फ किसके कांटेक्ट में आ रही है? सरफेस के। सिर्फ किसके कांटेक्ट में आ रही है? सरफेस के। तो ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके सरफेस पर मौजूद मेटल या जिनके सरफेस पर मौजूद एटम ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मेटल ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जो अंदर के प्योर मेटल को रिएक्शन करने से रोक देते हैं। यानी अंदर के मेटल को ये क्या कर देते हैं? सेफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। भाई जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ये लेड ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन ये ऑक्साइड की परत कहां बनेगी? सिर्फ और सिर्फ यहां पर। कहां पर? सरफेस पर। और अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, अंदर के जो एटम है, वो अब क्या हो गए? सेफ हो गए। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो सरफेस के साथ रिएक्ट कर गया और सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना गया। अब अंदर के एटम सेफ हो गए। तो इस बात को आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि ऐसे कुछ मेटल्स भी होते हैं जो ऐसा बिहेव करते। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन बट they form a protective oxide layer on the surface. Hence oxygen cannot further reacts with the inner layers और एटम्स। यानी इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी, इन मेटल की रिएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम जितनी नहीं होती, क्योंकि सोडियम पोटेशियम अंदर से लेकर बाहर तक पूरा जल जाता है और रिएक्ट कर जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, पर लिमिट में। सिर्फ सरफेस के रिएक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और अंदर के पार्टिकल्स को रिएक्शन करने से रोक देते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ऑलराइट गाइस, डन। चलिए सुपर। अब और थोड़े से मेटल्स की बात करेंगे, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वाह 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 सर, वाह वाह। बस पिक्चरें देखो, पढ़ाई लिखाई मत कराओ, वीडियो मत बनाओ हमारे लिए, बस गाने सुनो। चलो, अगर अपन बात करें आयरन की, तो गाइस आयरन इफ केप्ट और बर्न विथ एयर, यानी अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न भी करोगे, बर्न विथ एयर, इट डू नॉट रिएक्ट्स विगरसली, यानी ये एकदम से ब्लास्ट करके या एकदम तेजी से रिएक्शन नहीं करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। बट इफ आयरन फिलिंग्स
बेटा आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन के बारीक बारीक टुकड़े, यानी इतने बारीक बारीक टुकड़े कि आयरन को तुमने पाउडर की तरह पीस लिया। अगर इतना बारीक आयरन को आप एयर के साथ रिएक्ट करोगे, इफ आयरन फिलिंग reacts with air, it burns vigorously, ये एकदम से विग्रसली बर्न करके प्रोडक्ट बना कर देगा। तो आयरन अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो ये एकदम विग्रसली रिएक्ट नहीं करने वाला, लेकिन अगर आयरन फिलिंग्स के फॉर्म में है, यानी बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में है, बारीक बारीक टुकड़ों के फॉर्म में है, तो ये एकदम विग्रसली रिएक्ट करेगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी डू नॉट बर्न्स विथ एयर बट forms a black layer over it। और ये ब्लैक कलर की लेयर कौन सी होगी? ये लेयर ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड की होगी, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और अपने ऊपर एक काले कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, जो कॉपर को फर्दर रिएक्शन करने से रोकेगी। वहीं अगर ये बिल्कुल वही जिंक, एल्यूमिनियम, लेड जैसी हालत हो गई कॉपर की, तो आप कॉपर को भी वैसे ही मान सकते हो कि प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा और अंदर के कॉपर को एयर के साथ रिएक्शन करने से रोक देगा। और लेयर किसकी होगी? नो डाउट कॉपर ऑक्साइड की। जैसे वहां पर जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड पर लेड ऑक्साइड, वैसे कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड। वहीं तीन नमूने सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। वैसे तो हमारी जान है ये तीनों, सोना, चांदी और प्लेटिनम। वाह वाह, खरीदने के लिए मरता है इंसान। क्यों मरता है? क्योंकि डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तभी तो हमारे हाथ में टिकेगा। भाई अगर तुमने सोने की अंगूठी पहनी और वो सोना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गोल्ड ऑक्साइड बन गया, तो तुम्हारी तो अंगूठी टूट के गिर जाएगी, 10 दिन में अंगूठी खत्म। तो फिर क्या मजा? इसीलिए गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर इतने खतरनाक और इतने ज्यादा वाइडली यूज्ड मेटल है। क्यों? क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्शन करते नहीं, और करते भी तो बहुत स्लोली, कई 100 साल लग जाते हैं तब तक रिएक्शन नहीं होती इनकी। तो इसलिए तो ये इतने प्यारे एलिमेंट है, इसलिए इनको टाइम टाइम पर बस पॉलिश कराते रहो और इनकी शाइन बरकरार रहती है। समझ में आ गई बात? बैंगर सीमेंट साचता नहीं सबसे अच्छा। चलो, तो ये इनकी रिएक्टिविटी की बात हो गई। अब मैं आपको एक टर्म और समझाऊंगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक टर्म गाइस और समझेंगे और इस टॉपिक को आज की क्लास को खत्म करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था, एक एक प्रॉपर्टी बहुत टाइम लेने वाली है, तो हम एक एक प्रॉपर्टी को आराम से पढ़ेंगे। अपने को भी कहाँ जाना है, कोरोना कहीं जाने नहीं दे रहा अपने को, तो अपन घर पे ही है आजकल। तो एक टर्म सीखेंगे एनोडाइजिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। DISING या DIZING, अलग अलग बोर्ड्स में स्पेलिंग अलग अलग होती है, कोई दिक्कत नहीं। एनोडाइजिंग क्या होता है बेटा? एनोडाइजिंग के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। किसका? एल्यूमिनियम का। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे? एक चेंबर लिया होगा आप लोगों ने, यहां पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड नाम का एसिड भर दिया होगा, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहां पर आपने एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए होंगे और यहां से इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से ये कहलाएगा कैथोड, क्योंकि इसके पास कैटायन आएंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से कहलाएगा एनोड। और ये एल्यूमिनियम से बना हुआ होना चाहिए खास, क्योंकि आप एल्यूमिनियम का एनोडाइजिंग कर रहे हो, ये कोई और मेटल का हो सकता है। तो जब आप एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइज करोगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, जो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। ये आपके एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, एंड हेंस इट बिकम्स रेजिस्टेंट टूवर्ड कोरोजन। अब इसका कोरोजन नहीं हो सकता।
कोरोजन मतलब जंग लग जाना, खराब हो जाना। तो कैसे होता होगा देखो, जैसे ही आप इस सल्फ्यूरिक एसिड को करंट प्रोवाइड करते हो, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेके पानी बन के बाहर उड़ जाते होंगे। ये एक सल्फर 2 ऑक्सीजन लेकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता होगा। अब बचता है यहां पर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जाता है इस एल्यूमिनियम के पास, और आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है। तो हम इसे ऐसा ले लेते हैं जैसे हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, ये इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप यहां पर 6 मोल्स ऑफ ये ले रहे हो तो 6 वाटर, 6 ये और 6 ऑक्सीजन बनेंगे। ये 6 ऑक्सीजन यहां पर इस तरीके से आप लिख दोगे 6 ऑक्सीजन, तो यहां पर आपको Al2O3 बन जाएगा। और ये Al2O3 इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। तो तुम्हारे अंदर के एल्यूमिनियम को बाहर से Al2O3 ने ढक लिया और अब ये रेजिस्टेंट हो गया, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग? इट इज अ प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव Al2O3 लेयर ऑन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड एंड इट बिकम्स रेजिस्टेंट। तो अब ये Al2O3 किसी भी प्रकार की रिएक्शन को करने से रोक देगा और अंदर के एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर लेगा। समझ गए? ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी कॉपी के ऊपर लेमिनेशन कर लो, आप अपनी बुक्स के ऊपर कवर चढ़ा लो, या जो तुम्हारी मार्कशीट होती है उसको अपन वो नहीं कर लेते लेमिनेट, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट पे लेमिनेट कर ताकि पानी गिर जाए, चाय गिर जाए तो खराब नहीं हो। तो ये ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर, एक लेमिनेशन हो जाता है ऑक्साइड का। तो ये प्रोसेस हम लोग जानबूझ के करते हैं ताकि हमारा एल्यूमिनियम रेजिस्ट हो जाए। जैसे ये बोर्ड की जो एल्यूमिनियम की पट्टी है ये एनोडाइज करी हुई है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिख रहा है ताकि अंदर का एल्यूमिनियम अब बच जाए और अब ये सालों साल एल्यूमिनियम कोरोजन ना हो। ठीक है, तो गाइज यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और ये वीडियो भी। आगे की बात अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो ग्रेविटी सर्कल को। बाकी बातें अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइज।